नमस्कार बंधुओं, मैं डॉक्टर परमेश्वर अरोड़ा आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस लाइव सेशन में, जिसमें हम बात करेंगे आईबीएस यानी कि इरिटेबल बाउल सिंड्रोम या संग्रहणी रोग के बारे में। तो मेरे वो मित्र जो अनफॉर्चुनेटली इस बीमारी से ग्रसित हैं, वो अपने क्वेश्चंस जो भी उनके दिमाग में है वो पूछ सकते हैं। इस बीमारी के लक्षण होते हैं कि आप बार बार फ्रेश होने के लिए जाते हैं, मल त्याग के लिए जाते हैं, लेकिन आपको तसल्ली नहीं मिलती। जो मल होता है वो सेमी सॉलिड होता है, यानी कि बंद करके साफ मल नहीं होता, थोड़ा सा गीलापन लिए हुए होता है। अक्सर चिपचिपा होता है, यानी म्यूकस के साथ होता है। अक्सर आप जब भी कुछ खाते हैं, आप ब्रेकफास्ट करते हैं, तब आपको एक अर्ज हो जाती है, प्रेशर हो जाता है कि आप फ्रेश होने के लिए जाएं। हो सकता है तुरंत, नहीं तो हो सकता है कि आधे एक घंटे बाद आपको जाना पड़े। ऐसा ही आप दोपहर में लंच के बाद। अच्छा, एक बहुत खास बात यह है कि ये सब जो कार्यक्रम चलता है बार बार जाने वाला, ये कार्यक्रम जो है ये केवल शाम तक चलता है। अक्सर इस तरह के पेशेंट जो हैं वो शाम को लगभग 5 बजे के बाद वो महसूस करते हैं कि उसके बाद उनको अर्ज नहीं होती, फिर वो नहीं जाते। सुबह उठने से शाम को 5 बजे तक तो वो 5 बार, 4 बार, 6 बार, 8 बार जाएंगे, लेकिन शाम के बाद नहीं जाते। ये बड़ा एक बहुत ही पेक्यूलियर फीचर जो है इस बीमारी का है, आईबीएस का। हमारे शास्त्रों में लिखा है दीवा प्रकोपो च भवति रात्रो शांति, कि दिन में ये बीमारी जो है वो प्रकोपित होती है और रात में जाके शांत हो जाती है। जैसे आप सो जाते हैं, बीमारी सो जाती है, अगले दिन सुबह फिर उठती है। ये तो आपको बहुत परेशान कर देने वाली बीमारी है। और ये वो बीमारी है जिसमें शरीर के साथ हमारा जो मन है वो भी कहीं ना कहीं विक्षिप्त रहता है। हमारा मेंटल बैलेंस डिस्टर्ब हो जाता है, हम चिड़चिड़े रहते हैं, बहुत दुखी से रहते हैं, परेशान रहते हैं, वजन लगातार कम होता चला जाता है। तो इस तरह की बीमारी अगर किसी को है तो ये आईबीएस है। अब आईबीएस का एक और वेरिएंट है जिसको हम बोलते हैं आईबीएस सी। इस तरह का पेशेंट जो है वो बार बार फ्रेश होने के लिए नहीं जाता, वो बेसिकली पेट से परेशान होता है, उसको भी गैस बनती है, लेकिन उसको कॉन्स्टिपेशन सिम्टम जो है वो ऊपर होता है। मानसिक रूप से परेशान ये पेशेंट भी रहता है, वजन इनका भी कम होता जाता है, लेकिन इनकी शिकायत जो है वो बार बार जाने की नहीं होके कॉन्स्टिपेशन की होती है। तो इसी को बोलते हैं आईबीएस सी, यानी कि आईबीएस कॉन्स्टिपेशन। और जिसमें बार बार जाना हो, अक्सर उसके लिए लिख दिया जाता है आईबीएस डी। देखते हैं कुछ भाई हमारे जुड़ चुके हैं। हरेंद्र मलिक जी, देखिए कितना अच्छा लग रहा है। पहला कमेंट अगर आपको ये मिल जाए कि नमस्कार सर, वी लव यू रेस्पेक्टेड सर, तो हरेंद्र मलिक जी, वी ऑल्सो वी एज ए टीम ऑफ अथ आयुर्वेदा लव यू ऑल एंड विश ऑल द बेस्ट टू यू ऑल। आप सब लोग सुखी रहें, आप सब लोग स्वस्थ रहें। मैं पूरी अथ आयुर्वेद की टीम की तरफ से हरेंद्र मलिक जी आपको और अपने सभी मित्रों को ये शुभकामनाएं देता हूं, और आपके प्यार के लिए मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं। विजय चौहान साहब क्या लिखते हैं, डॉक्टर साहब पेट खराब का मुख्य कारण नाभि हटना और नले पड़ना बताया गया है, इसका सटीक उपाय बताइए। अच्छा, देखिए विजय चौहान साहब, आपने बताया कि पेट खराब होता है नाभि हटने से, नेवल डिस्प्लेसमेंट। अब ये अपने आप में एक ऐसा शब्द है जो अगर आप किसी, मैं तो आयुर्वेदिक चिकित्सक हूं तो मुझसे आप बात भी कर सकते हैं, मैं आपकी बात को रेस्पॉन्ड भी करूंगा, लेकिन अगर आप एलोपैथिक डॉक्टर से इस तरह की बात करेंगे तो शायद आप डांट दिए जाएंगे, क्योंकि उनकी नजर में पेट खराब होने का नेवल डिस्प्लेसमेंट से कोई रिलेशन नहीं है। लेकिन ऐसे पेशेंट जिनको हम सुनते हैं वो आके बताते हैं, सब हमको तो बहुत जबरदस्त पेट में दर्द रहता था, फिर किसी ने सजेस्ट किया जाके अपनी नाभि सेट कराओ, तो हमने सेट कराई, उसके बाद से पेट दर्द चला गया, जबकि किसी दवा से आराम नहीं आ रहा था। तो बहुत सारी चीजें विजय चौहान जी ऐसी हैं जो आज भी विज्ञान नहीं पकड़ पा रहा है, लेकिन जिनको नहीं पकड़ पा रहा है उनकी
स्वीकार्यता को खत्म कर देना मुझे लगता है बहुत समझदारी नहीं होगी। तो नाभि का जो कॉन्सेप्ट है, एज एन आयुर्वेदिक डॉक्टर बहुत अधिक तो नहीं समझा पाऊंगा कि नाभि का रिलेशन पेट के साथ कैसा है, क्योंकि वो स्किन का स्ट्रक्चर है और उसका जब आप बेसिकली बच्चे होते हैं, वुम में, मां के गर्भ में होते हैं, तब उसका रोल होता है। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ तो एनर्जी है जो नाभि के पास रिफ्लेक्ट होती है, क्योंकि हमारे चक्राज पे पूरी बॉडी टिकी हुई है। उन चक्रों को हम दिखा नहीं सकते फिजिकली, बट एनर्जी का कहीं ना कहीं एक्यूमुलेशन जो है वो नाभि के आसपास होता है चक्र के रूप में। तो उसके डिस्टर्ब होने से आपका पेट डिस्टर्ब रह सकता है। कहते हैं अगर नाभि ऊपर जाती है तो आपको कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, नाभि जब नीचे जाती है तो आपको लूज मोशन लग जाते हैं, नाभि जब दाएं बाएं हो जाती है तो आपको पेट में दर्द रहता है। सो अगर ऐसा है तो नाभि सेट करने के लिए एक आसन है, योगिक क्रिया, बिल्कुल सिंपल, लेकिन कहते हैं कि कहीं भी नाभि अगर आपकी राइट लेफ्ट ऊपर नीचे हो रखी हो तो आप अगर प्रतिदिन सुबह खाली पेट फ्रेश होने के बाद उत्तान पादासन करेंगे। उत्तान पादासन में क्या है, आपको सिंपल अपनी कमर के बल पे लेटना है, पेट हमारा ऊपर रहेगा, कमर हमारे नीचे, जैसे सीधा लेटना, और उसके बाद आप दोनों पैरों को एक साथ उठाएंगे और कोशिश करें बिना घुटना मुड़े आपके पैर जो है 90 डिग्री तक ऊपर चले जाएं। इसे बोलते हैं उत्तान पादासन। आप इसको कम से कम 10 बार रोज सुबह करना शुरू कीजिए। कहते हैं कि नाभि कहीं भी हो वो अपनी जगह पे आ जाती है। तो हो सकता है कि आपको आराम आ जाए। जो दवाओं से आराम नहीं आ रहा था वो एनर्जी को चैनलाइज करना, एनर्जी को वापस से उसकी जगह पे आप जब वापस पहुंचा देंगे तो उस एनर्जी फ्लो से आपका जो इंटेस्टाइनल मूवमेंट्स है वो हो सकता है ठीक हो जाए। तो आप करके देखिए, हो सकता है आपको जरूर लाभ मिले। सेकंड, आप कोई भी तेल, चाहे सरसों का तेल, चाहे तिल का तेल, ये लीजिए और पेट की मालिश करनी है। और मालिश का डायरेक्शन आपका नीचे से भी नाभि की ओर, ऊपर से भी नाभि की ओर, दाएं से नाभि की ओर, बाएं से नाभि की ओर। सो नाभि की ओर आपको हर तरह का मूवमेंट रख के तेल की मालिश पेट पे करनी चाहिए, पेट के रोगियों को। और तीसरा, हम ये मान के चलते हैं एज एन आयुर्वेदिक डॉक्टर कि कोई भी चीज का डिस्प्लेसमेंट विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ वायु हो ही नहीं सकता। जो ये वात दोष है यही किसी भी चीज को डिस्प्लेस मींस अपनी जगह से हटा सकती है। अगर हवा ना हो विजय चौहान साहब, तो एक कागज का छोटा सा टुकड़ा भी अपनी जगह से हिलता नहीं है अगर हवा ना हो तो हर वो व्यक्ति जिसको नाभि बार बार सेट करानी पड़ती है वो आज ही अपने पास के मेडिकल स्टोर पे जाए और वहां जाकर के कुमारी आसव और अग्नि प्रभा नाम की टैबलेट, कुमारी आसव एक पीने की दवा है, 4 चम्मच दवाई, 4 चम्मच पानी, और अग्नि प्रभा की 2 गोली ये खाना खाने के बाद लेना शुरू करें तो आप देखेंगे उसको गैस बननी बंद हो जाएगी। आप अजवाइन 1/4 चम्मच में चुटकी भर सेंधा नमक मिलाकर के दिन में 2 बार जरूर लें तो आपको गैस बननी बंद हो जाएगी। खाना खाने से 15 मिनट पहले अदरक का टुकड़ा सेंधा नमक मिलाकर के लें तो आपको हो सकता है कि गैस बननी बंद हो जाए। खाने के साथ गर्म पानी सिप सिप करके, जैसे मैं बोलता हूं कि आफ्टर एवरी 2 बाइट्स हैव 1 सिप ऑफ वार्म वाटर, वो आप लेना शुरू करें, आपको गैस बननी बंद हो जाए। और जब आप ये सिंपल चीजें करेंगे तो आपकी नाभि जो बार बार डिस्प्लेस होती है, अपनी जगह से हट जाती है, वो हटना बंद हो जाएगी। ये बहुत सिंपल टिप्स मैंने विजय जी के माध्यम से अपने सभी मित्रों को दिए हैं। पेट को ठीक रखिए। देखिए हमारे यहां बोला गया है कि हर रोग की शुरुआत पेट से होती है। हम कभी कभी देखिए, आज हम कैल्शियम खा रहे हैं, हम आयरन खा रहे हैं, हम मल्टीविटामिन खा रहे हैं, ये खाते हैं, हम विटामिन B12 खाते हैं जी, पिछले साल खाए थे तब आराम हो गया था, फिर अब ऐसा हो गया, होगा ही, क्योंकि आपने सप्लीमेंट बाहर से डाल दिए। लेकिन जिस सिस्टम ने हमारे फूड से ही हमको वो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स देने थे, उस सिस्टम को आपने ठीक नहीं किया, अपने पाचन को ठीक नहीं किया, तो फिर तो बस आप डालते जाइए, जब तक वो काम चलाएंगे फिर से उनकी कमी आ जाएगी, फिर आप डाल दीजिए, तो इसी में लगे रहेंगे। पेट को ठीक रखना यानी अपने पाचन को ठीक रखना आपके स्वास्थ्य की नींव है।
आपको स्वस्थ रखने में सबसे पहले रोल है आपके पाचन का ठीक होना। आगे बढ़ते हैं। पूनम सलूजा जी को भी नमस्ते मेरी। शालिनी गर्ग, श्याटिका पेन। शालिनी गर्ग, श्याटिका के लिए एक सबसे सिंपल रेमेडी तो यह है कि आप हार श्रृंगार, एक पेड़ होता है, आप अपने माली से कहिए, वो आपको ला देगा। हर शहर में हार श्रृंगार का पेड़ है, इसी को पारिजात भी बोलते हैं। हार श्रृंगार के एक और पहचान आपको बताता हूं, इसके जो फूल होते हैं वो सफेद रंग के होते हैं, उसके पीछे की जो डंडी होती है वो नारंगी रंग की होती है, ऑरेंज कलर की होती है, और बहुत सारे फूल। ये लगभग 10 फीट की हाइट का एक पेड़ है, छोटा सा पेड़, और आप देखेंगे अक्सर सुबह के समय जो है काफी सारे फूल जो है वो पड़े होते हैं। लेकिन एक दो वृक्ष और इसी तरह के हैं, तो उनसे आपको कंफ्यूज नहीं करना। इसके फूल छोटे छोटे, जैसे सदाबहार के फूल छोटे छोटे होते हैं, ऐसे छोटे छोटे फूल होंगे सफेद रंग के, उनकी डंडी नारंगी रंग की होगी। अब आपने इस हार श्रृंगार या पारिजात पेड़ के 21 पत्ते तोड़ करके लगभग 1 गिलास पानी में या 2 कप पानी में आपने तोड़ करके भिगोने हैं। एक पतीली में भिगो के रात में रख दीजिए, और सुबह उठ करके उसको लगभग 10 मिनट उबालना है बिना ढक करके। कभी भी कोई भी काढ़ा, आप चाहे किडनी का काढ़ा पी रहे हैं, चाहे लीवर के लिए पी रहे हैं, चाहे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए पी रहे हैं, चाहे जोड़ों के दर्द के लिए पी रहे हैं, ध्यान रखें कभी भी किसी भी काढ़े को ढक करके ना उबालें, कभी भी नहीं। काढ़ा हमेशा ऊपर से खुले बर्तन में उबलना चाहिए, नहीं तो उसमें गुरुत्व गुण आ जाता है, उसको पचाना बहुत मुश्किल हो जाता है, आम गुण आ जाता है। तो आप हमेशा काढ़े को खुला रख करके पकाइए। जब वो 2 कप का आधा कप रह जाए तो आप उसको सुबह अपना चाय की तरह से गरम गरम पी लीजिए। ऐसा आप कीजिए। मेरे ख्याल से अब हजारों नहीं बोलूंगा, लाखों लोगों की ये रिपोर्ट है, केवल और केवल हार श्रृंगार के पत्तों का काढ़ा पीने से उनका श्याटिका ठीक हो गया महीने भर में। तो आप इसको ट्राई कीजिए, और मैं तो यही ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप इससे ठीक हो जाएं। अगर आपको हार श्रृंगार के पत्तों के काढ़े से श्याटिका ठीक नहीं होता, जो मेरे और भाई इस बात को सुन रहे हैं उनको श्याटिका का लक्षण भी बता देता हूं। श्याटिका में आपकी कमर में दर्द होता है, और वो कमर का दर्द आपके किसी पैर में, सीधे में या उल्टे में, नीचे तक चला जाता है, करंट की तरह से नीचे उतरता है। पैर में कभी सुनपन होता है, कभी झंझनाहट होती है। तो इस तरह के दर्द को हम श्याटिका पेन बोलते हैं। आयुर्वेद में इसको ग्रद्धसी रोग कहा गया है। तो हार श्रृंगार के पत्तों का काढ़ा इस तरह के पेशेंट के लिए अमृत के जैसा होता है, तो ये लीजिए। और अगर अनफॉर्चुनेटली केवल इससे लाभ ना मिले तो कूपी अश्व, अश्वगुगलू, रसादी, वातोसम, ये वो दवाएं हैं जिनसे 100% आपको रिलीफ आ ही जाना है। तो श्याटिका से पीड़ित मेरे भाई बहन, मेरे मित्र परेशान ना रहें। आयुर्वेद में श्याटिका यानी ग्रद्धसी रोग का बहुत अच्छा इलाज है। कल से ही आप शालिनी, हार श्रृंगार या पारिजात के पत्तों का काढ़ा पीना शुरू कर दें। शैली मित्तल नमस्ते, कुलदीपक वर्मा नमस्ते, नरेंद्र बिजला जय श्री राम, और जी राकेश खुराना साहब को भी मेरा नमस्ते, प्रशांत पटेल जी को भी नमस्ते। अब उत्तम कुमार जी का क्वेश्चन आया है, शुगर फास्टिंग 200 है, क्या स्टमक डिसऑर्डर के कारण भी होता है? रेमेडी प्लीज, बहुत दिन बाद लाइव हुआ है। मैं भी आप लोगों को मिस कर रहा था, और मैं बार बार आप लोगों से झूठा वादा करके जाता हूं कि अब मिस नहीं करूंगा, लेकिन कोशिश फिर वही कि अब हर सैटरडे आपसे मिला करूंगा। उत्तम कुमार जी बोल रहे हैं कि शुगर जो है वो 200 है, क्या करें? देखिए, सबसे पहले तो हर शुगर का पेशेंट, बहुत सिंपल सी लेकिन शुगर पेशेंट के लिए अमृत तुल्य एक रेमेडी बताऊंगा। अगर आपके परिवार में कोई शुगर का पेशेंट है और आप ये नहीं चाहते कि भविष्य में कभी भी उसको किडनी खराब हो, उसकी आंखें खराब हो, उसके पैर में न्यूरोपैथी हो, पैर सुन्न हो, झंझनाहट हो,
तो आप आंवला और हल्दी घर से इकट्ठा लीजिए। हल्दी जो किचन में इस्तेमाल करते हैं, आंवला पाउडर कहीं से ले आइए। आंवला और हल्दी ला करके बराबर मात्रा में उसको मिला करके पाउडर तैयार करके रख दीजिए। इसका आधा चम्मच और चंद्र प्रभावटी किसी भी कंपनी की लीजिए 2 गोली, ये आप सुबह शाम लेना शुरू कर दीजिए। इररेस्पेक्टिव ऑफ कि आप एलोपैथिक मेडिसिन खा रहे हैं, खाते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपकी ये दोनों इतनी सिंपल मेडिसिन हैं, आंवला हल्दी और चंद्र प्रभावटी, कि आप उन दवाइयों के साथ खाइए, अंतर भी मत दीजिए, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको चंद्र प्रभावटी और आंवला हल्दी कॉम्बिनेशन जरूर लेना चाहिए। आपको डायबिटिक कॉम्प्लिकेशन नहीं आएंगे। और बहुत सारे पेशेंट्स में, बहुत सारे, जब मैं बोलता हूं तो मेरा नंबर लाखों में होता है, हजारों में नहीं। ऐसे मेरे पास आए हैं जिन्होंने अंग्रेजी मेडिसिन खा के भी बताया कि उनका शुगर कंट्रोल नहीं हो रहा। जब हमने आंवला हल्दी और चंद्र प्रभावटी जोड़ दी तो उनका शुगर कंट्रोल होना शुरू हो गया। और आपने एक लाइन जोड़ी कि क्या पेट की खराबी से भी शुगर बढ़ता है, तो बिल्कुल हां। क्योंकि अब आप देखिए, एक चीज आपको बताना चाहता हूं, अगर आप थोड़ा सा साइंस जानते हैं तो हम बोलते हैं कि शुगर वो कंडीशन है जिसमें हमारी बॉडी में इंसुलिन की कमी हो जाती है, या इंसुलिन खराब पैदा होता है जिसको हमारे बॉडी सेल रेस्पॉन्ड नहीं करते। वापस से रिपीट कर रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिए। हमारी बॉडी में शुगर लेवल तब बढ़ता है जब इंसुलिन नाम का हार्मोन हमारी बॉडी में या तो बनता नहीं है और या फिर खराब बनता है, जिसको हमारे बॉडी सेल रेस्पॉन्ड नहीं करते, तो हमें शुगर बढ़ जाता है। और ये इंसुलिन सेक्रेट होता है पैंक्रियाज, जिसको आयुर्वेद की भाषा में अग्नाशय बोला जाता है, उससे ये सेक्रेट होता है। अब पेट की तरफ लेकर के जाता हूं, आपको डाइजेशन की तरफ लेकर के जाता हूं। हमारे अन्न को पचाने के लिए हमें चाहिए एंजाइम्स, डाइजेस्टिव एंजाइम्स, यानी कि पाचक रस, जिसको आयुर्वेद की भाषा में हम क्या बोलते हैं, अग्नि। और आप जानते हैं लगभग 80 से 85% पाचक रस, जो डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं, वो भी पैदा होते हैं पैंक्रियाज से। बहुत ध्यान से सुनिए, पैंक्रियाज का एक पार्ट जिसका नाम है एंडोक्राइन, वो सेक्रेट करता है इंसुलिन, जो शुगर को कंट्रोल करता है। पैंक्रियाज का ही एक पार्ट है जिसका नाम है एक्सोक्राइन, वो डाइजेस्टिव एंजाइम पैदा करता है जो हमारे खाने को पचाते हैं। अब सोचिए, अगर किसी का पैंक्रियाज स्लगिश हो जाए, रोगग्रस्त हो जाए, कमजोर हो जाए, तो उसको एक तरफ से डाइजेशन की दिक्कत आएगी, दूसरी तरफ से उसको शुगर हो जाएगा। तो इसलिए शुगर के पेशेंट अगर अपनी शुगर को ठीक करना चाहते हैं या ठीक रखना चाहते हैं, क्योर और कंट्रोल ये दोनों ही हो सकता है। 3 तरह की शुगर होती है, उनमें से एक कैटेगरी जो सबसे अधिक है, मैं इस लाइव अपने सेशन के थ्रू बताना चाहता हूं, वो क्योरेबल है। वो शुगर ठीक हो जाती है, आपकी शुगर की दवाई बंद हो सकती है अगर आप अपने पैंक्रियाज को ठीक कर लें। फिर से सुनिए, शुगर 3 तरह की होती है। 2 तरह की शुगर ठीक नहीं होती, क्योर नहीं होती, कंट्रोल होती है। एक तरह की शुगर जो आज मैक्सिमम लोगों को है, वो शुगर क्योरेबल है, वो शुगर ठीक हो जाती है अगर आप अपने पैंक्रियाज को ठीक कर लें, अगर आप अपने पैंक्रियाज को परेशान करने वाली चीजों को हटा दें अपने जीवन से। तो आप ऐसे हजारों पेशेंट मेरे पास हैं जो 4 एंटी डायबिटिक मेडिसिन खाते थे, एंड नाउ दे आर एब्सोल्युटली आउट ऑफ एलोपैथिक मेडिसिन। दे आर जस्ट मेंटेनिंग बाय गुड फूड हैबिट्स एंड गुड लाइफ स्टाइल। दे आर नॉट ऑन एनी एलोपैथिक मेडिसिन नाउ। सो बिल्कुल खुले मन से बोलता हूं कि जो अपथ्यज प्रमेय हैं, यानी कि वो प्रमेय जिसमें आपका खानपान और आपकी खराब जीवन शैली उस प्रमेय, उस डायबिटीज को पैदा करने में कारण बनी, तो उसको अगर आप समय से खाने पीने को सही कर लेते हैं, जीवन शैली को सही कर लेते हैं, तो आप ठीक हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, खाने पीने में क्या? खाने पीने में डेफिनेटली आपको मीठा छोड़ना है, आपको गरिष्ठ आहार, वो कोई भी चीज जो पचने में भारी हो वो छोड़ना है, आपको दही छोड़नी है। आप दही नहीं खा सकते,
दही शुगर को पैदा करने में तीसरा सबसे बड़ा कारण है। हमारा शास्त्र बोलता है आस्य सुखम स्वप्न सुखम दधीनी ग्राम में उदक अनुप्रसा प्यांसी नव अनपानम गुड़ प्रकृतम च परमे हेतु कफकृ सर्वम। आस्य सुखम, जो मुंह का सुख बहुत भोगते हैं, आज से मुंह को बोलते हैं, खूब खाए जा रहे हैं, बेटाइम खाए जा रहे हैं, आवश्यकता से अधिक खाए जा रहे हैं, उनको शुगर होगी। स्वप्न सुखम, बढ़िया, जब देखो खर्राटे में, अरे भैया सुबह उठ के योग करो, थोड़ा वॉक पे जाओ, थोड़ा दिन में टहलो, शाम को भी थोड़ा सा काम करो, फिजिकल एक्टिविटी करो, वो सब नहीं करते, उनको शुगर हो जाएगी। दधीनी, जो फिजिकल एक्टिविटी नहीं करता और लेकिन दही का सेवन करता है, उसको शुगर हो जाएगी। ग्राम में उदक अनुप रसा प्यांसी, तीन तरह के एनिमल्स होते हैं, एक डोमेस्टिक, एक एक्वेटिक और एक हमारे फॉरेस्ट एनिमल्स। इन तीनों के जो सोरबे, जो रसों को पीता है लेकिन फिजिकली एक्टिव नहीं रहता, उसको शुगर हो जाएगी। प्यांसी, प्यांसी दो शब्दों में इसका अर्थ आया है। प्यांसी का मतलब पानी का अधिक पीने वाला या दूध का अधिक पीने वाला। ये सब चीजें फिजिकल एक्टिविटी के साथ जुड़ी हुई हैं। आप फिजिकली एक्टिव नहीं है लेकिन पानी खूब पीते हैं, यू विल बिकम ए डायबिटिक पेशेंट। बहुत अजीब लग रहा होगा आपको, लेकिन जी हां, पानी अधिक पीने से आपका शुगर ठीक नहीं होता, बल्कि यू में बिकम ए डायबिटिक पेशेंट। आप ऐसे जोड़िए, पैंक्रियाज को आपने अग्नाशय बोला, मतलब अग्नि का स्थान। अब अग्नि का स्थान है और आप पानी उस पर डाल रहे हैं, खूब बॉडी में पानी डाल रहे हैं, पूरे शरीर की अग्नि परेशान होती है जब आप जरूरत से अधिक पानी पीते हैं। कभी पानी बॉडी को डिटॉक्स करने के नाम पे, कभी किडनी को फ्लश आउट करने के नाम पे, कभी मेरा सब शुगर ठीक हो जाएगा, मेरा ब्लड प्रेशर ठीक हो जाएगा, मेरा कैंसर ठीक हो जाएगा। पानी पियो, बस पानी पियो। आप जानते हैं जब पानी बहुत अधिक पीते हैं अपनी जरूरत से अधिक, तो पूरी बॉडी की अग्नि डिस्टर्ब होती है। लेकिन सबसे अधिक प्रभाव अगर कहीं पड़ता है तो वो अग्नि के विशेष स्थान, जिसे हम बोलते हैं अग्नि का हेड ऑफिस, और वो है अग्नाशय, जिसको इंग्लिश में बोलते हो पैंक्रियाज। आप अधिक पानी पी करके अपने पैंक्रियाज को स्लगिश कर लेते हैं, तो उससे दो काम होंगे। नंबर एक, इंसुलिन का सेक्रेशन सही नहीं होगा, यू विल बिकम डायबिटिक पेशेंट। आपका डाइजेस्टिव एंजाइम सही से नहीं ठीक होंगे, आपको अपच हो जाएगा। जब अपच को आयुर्वेद की भाषा में अजीर्ण बोलते हैं। अरे मेरे ऊपर कम विश्वास कीजिए, सुश्रुत पे तो विश्वास कीजिए, चरक पे तो विश्वास कीजिए। जब अजीर्ण की बात आती है कि अपच के क्या कारण है, तो आचार्य सुश्रुत सबसे पहले बोलते हैं अति अंबुपानाच, अधिक पानी पीने वाले को अजीर्ण हो जाता है। ये आचार्य सुश्रुत बोलते हैं। पानी सही करके देखिए, आपका अपच ठीक हो जाएगा। पानी के बारे में बहुत बार मैंने बताया है, पानी कम पीना है, मतलब अपने, अब पानी कम पीने पे लोग झगड़ा करना शुरू कर देते हैं मेरे से। अरे कम का मतलब मेरा जितना बॉडी को आवश्यक हो। सबका शरीर अलग अलग है, सबके रिक्वायरमेंट अलग अलग हैं। पानी पीने के दो समय, प्रसाद लीजिए पहले फटाफट, सुबह उठ करके 1 गिलास पानी पीजिए, 2 नहीं 1। नंबर 2, जब भोजन करें तो 1 कप पानी, 150 ml पानी सिप सिप करके भोजन के साथ पीजिए। भोजने च अमृतम वारी, भोजन के साथ पिया गया जल अमृत के जैसा होता है। और भोजन के बाद आपने 1 बजे लंच किया तो 3 बजे, 5 बजे, 7 बजे फिर 1-1 कप पानी, आधा कप पानी, निष्पिपासो अपि पिबेत, प्यास ना हो तब भी पीजिए। क्यों? यावत्य क्लेदयन्ते अन्नम, जिससे अन्न जो पेट में पहुंचा हुआ है वो गीला हो होकर पकता रहे। जो बाहर रसोई में है वही यहां अंदर है। यहां रसोई में भी आपको चावल पकाने हैं, आपको पानी डालना पड़ेगा, उसे गीला रखना पड़ेगा। अगर गीला नहीं रहेगा और अग्नि पे है तो वो जल जाएगा। आपको सब्जी पकानी है, पानी डालिए, दाल पकानी है, पानी डालिए। ऐसे ही पेट में गए अन्न को भी अगर आप पकाना चाहते हैं यहां की अग्नि से, जठराग्नि से, तो उसे गीला रखिए। प्यास ना हो, यावत्य क्लेदयन्ते अन्नम, जिससे अन्न गीला हो होकर पकता रहे। लेकिन इसी में आगे क्या बोला? अति क्लेदो अग्नि नाशने, अधिक पानी मत डाल देना, नहीं तो अग्नि का नाश हो जाएगा। सो 3 समय ऐसे हैं जिसमें प्यास की बात नहीं है, आपको पानी पीना ही चाहिए। और उसके बाद जब प्यास लगे तो एक सूत्र बांध लीजिए। अगर आपको स्वस्थ रहना है, अगर पेट को ठीक रखना है, डाइजेशन को ठीक रखना है, तो एक सूत्र बांध लीजिए कि जब भी प्यास लगे पानी पिए नहीं बल्कि पानी को खाएं। मतलब 1 सिप लीजिए रख दीजिए, 1 सिप लीजिए रख दीजिए, एक बार में एक छोटा गिलास पानी पीजिए।
2 घंटे बाद प्यास लग रही फिर से पीजिए, गिलास गिनने की जरूरत नहीं है, तरीका सही कर लीजिए और देखिए फिर आपको गैस बनना, एसिडिटी रहना, कब्जी रहना, लूज मोशन रहना अपने आप गायब हो जाएगा। और जब पैंक्रियाज अग्नाशय प्रसन्न होगा तो इंसुलिन का सेक्रेशन भी शुरू होगा, आपका शुगर लेवल भी कंट्रोल होना शुरू हो जाएगा। तो मैंने बता दिया, पेट को सही रखना हर बीमारी के लिए जरूरी है कि हर बीमारी जिससे आप ठीक होना चाहते हो उस तो आपको पेट को ठीक रखना पड़ेगा। और पेट को खराब करने में सबसे बड़ा रोल, पहला रोल, पानी को गलत तरीके से पीना। पानी सही कीजिए, भोजने च अमृतम वारी, हमें कहता है भोजन के साथ पानी मत पियो। शास्त्र बोलता है कि भोजन के साथ पानी पीना तो अमृत के जैसा है, लेकिन कैसे? मुहुर मुहुर वारी पिबेत अभूरी, बार बार थोड़ा थोड़ा सिप सिप करके पानी पीना है। हर 2 बाइट का 1 सिप पानी हर करके देखिए मेरे भाई, 15 दिन कीजिए, 15 दिन, और फिर देखिए रिजल्ट देखिए, हमें बताइए फिर कैसा लगता है। अब वो गैस की गोली की जरूरत पड़ती है कि नहीं पड़ती, सब खत्म हो जाएगा, केवल पानी सही कर लीजिए। अजीत क्या कहते हैं जी? अच्छा, राम राम करना है, ओके जी। गीतांजलि अरोड़ा भी देख रही हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। अनीता गुप्ता जी नमस्ते। और जी हरेंद्र पटेल जी लिखते हैं, व्हाट शुड बी डाइट इन अल्सरेटिव कोलाइटिस। ये टोरंटो से हमें देख रहे हैं। देखिए हरेंद्र पटेल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और अल्सरेटिव कोलाइटिस एक ऐसी कंडीशन जो थोड़ी सी भयानक है, क्योंकि आप अनेकों बार फ्रेश होने के लिए जाते हैं और हर बार आपको जो है वो स्टूल के साथ ब्लड आता है, आपकी आंतों में छाले हो जाते हैं। इस तरह की कंडीशन को बोलते हैं अल्सरेटिव कोलाइटिस। बहुत दुखी होता है पेशेंट। एंड ये एक ऐसी बीमारी है जिसके बारे में एलोपैथ तो ये कहता है कि अगर आप इससे सफर कर गए, आपको ये हो गई, तो आपको लाइफ लॉन्ग इसको कैरी करना पड़ेगा। लेकिन मैं आपको ये कहना चाहता हूं पटेल साहब कि आयुर्वेद में इस बीमारी का क्योर है। अल्सरेटिव कोलाइटिस का पेशेंट अपनी किसी भी एलोपैथिक मेडिसिन के साथ में अगर आयुर्वेदिक मेडिसिन साथ में जोड़ ले तो वो 6 महीने में, साल में, 1.5 साल में इस बीमारी से बाहर आ जाता है। और बड़े गौरव के साथ कहना चाहता हूं कि आई हैव क्योर्ड थाउजेंड्स ऑफ अल्सरेटिव कोलाइटिस पेशेंट्स। अब अपने का डाइट की बात बड़े संक्षेप में बताना चाहूंगा। वो कोई भी पेशेंट जिसको आईबीएस है या अल्सरेटिव कोलाइटिस है या जिसका पेट खराब रहता है किसी भी तरह का, नंबर 1, उसको हरे पत्ते वाली सब्जी नहीं खानी है, उसको पालक, सरसों, मेथी, बथुआ नहीं खाना है। अगेन आई एम रिपीटिंग, अल्सरेटिव कोलाइटिस यानी वो बीमारी जिसमें बार बार आपको फ्रेश होने जाना है और हर बार स्टूल के साथ ब्लड आता है। नंबर 2, इरिटेबल बोवल सिंड्रोम, जिसमें ब्लड नहीं आता लेकिन बार बार चिकना मल आपको आता है, आपको हर खाने के बाद फ्रेश होने जाना ही है। ये इस तरह की बीमारियों में आपको हरे पत्तेदार सब्जी बिल्कुल नहीं खानी चाहिए। आपको कभी कभी लोग ये कहेंगे कि साहब पेट सही रखना है, पेट की बीमारी है तो थोड़ा पत्ता वाली साग वाग खाओ तो उससे जरा अच्छा हो जाएगा। मैं आपको बता रहा हूं साहब, अपना 22 साल का एक्सपीरियंस आपको दे रहा हूं। अच्छा चलता पेशेंट होता है और वो साग खा के अपने को फिर बीमार कर लेता है। 10 मिनट का स्वाद और 10 दिन की बीमारी, वापिस से अटैक। तो आपको हरे पत्तेदार सब्जी नहीं खानी है, नंबर 1। नंबर 2, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स नहीं खाने हैं, एक्सेप्ट आप छाछ पी सकते हैं, बटर मिल्क ले सकते हैं, आप थोड़ी सी दही खा सकते हैं, लेकिन दही को भी अवॉइड करेंगे तो अच्छा रहेगा। केवल छाछ लीजिए, बटर मिल्क लीजिए तो आपको अच्छा रहेगा। अदरवाइज कोई मिल्क प्रोडक्ट मत लीजिए, बिल्कुल नहीं लीजिए। नंबर 3, आप मैदे की चीज मत लीजिए। मैदा मीन्स जो पतला पिसा हुआ आटा होता है उसको आप मत खाइए, वो आपके अल्सर्स के ऊपर जाकर चिपक जाता है, आंतों के ऊपर जाकर चिपक जाता है और उसकी मोटिलिटी को इरिटेट करता है। तो मैदे की चीज मत लीजिए। नंबर 4, आप कच्चा सलाद मत खाइए। बहुत सारे डॉक्टर्स आपको कहते हैं सैलेड खाइए, लेकिन मैं आपको यह कह रहा हूं बिकॉज मुझे गौरव है, मुझे फक्र है कि मैंने लाखों आईबीएस के पेशेंट्स को ठीक किया है, मैंने हजारों अल्सरेटिव कोलाइटिस पेशेंट्स को ठीक किया है और मेरे ख्याल से उनमें से हजारों ऐसे हैं जो आज कोई भी मेडिसिन नहीं खाते, वो क्योर किया है मैंने।
और उनको कभी मैंने कच्चा खाने को नहीं दिया। फ्रूट्स के अलावा, फलों के अलावा उनको हर चीज पकी खानी है, कच्ची चीजें नहीं खानी है। आपको गाजर, टमाटर, मूली, चुकंदर, खीरा मत खाइए, मत खाइए। आपको सब्जी में टमाटर डालना है, डालिए, कोई दिक्कत नहीं है, मना नहीं है। आपको मूली की भुर्जी बना के खानी, खाइए, कोई, आप कच्चा नहीं खा सकते, तो कच्ची चीज मत खाइए। फ्रूट्स को छोड़ के, फ्रूट्स में अल्सरेटिव कोलाइटिस एंड संग्रहणी के पेशेंट पपीता ना खाएं और सब फ्रूट्स खाएं। उनके लिए बेस्ट फ्रूट है अनार। आप अनार रोज खाइए, बहुत अच्छा है आपके लिए। उसके बाद नंबर 5 पे साबुत दालें। साबुत दाल में सबसे पहले क्या आती है? उड़द, चना, लोबिया, राजमा, ये मत खाइए। मैं रिपीट करता हूं, आपका क्वेश्चन था कि अल्सरेटिव कोलाइटिस के पेशेंट को कौन सा खाना नहीं खाना चाहिए, तो 5 चीजें। नंबर 1 सबसे इंपॉर्टेंट, हरे पत्तेदार सब्जी नहीं खानी है। नंबर 2 मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स एक्सेप्ट छाछ, मिक्स बटर मिल्क एंड दही। नंबर 3 उसको कच्ची चीजें नहीं खानी है, सैलेड नहीं खाना है, सब्जियों का जूस नहीं पीना है, फ्रूट और उसके बाद सब पका हुआ सूप पीजिए सब्जियों का, लेकिन जूस नहीं पीजिए। नंबर 4 पे मैदे की चीज मत खाइए। नंबर 5 पे साबुत दालें, उड़द, राजमा, चना, लोबिया मत लीजिए। थोड़ा कीजिए, इसको ध्यान दीजिए, देखिए आपको बहुत अच्छा लगेगा। अदिति कपूर क्या बोल रही है जी? नमस्ते सर, खांसी की वजह से लेफ्ट साइड पसली में पेन है, कुछ बताइए। देखिए इस समय अदिति खांसी ऐसी चल रही है कि कोविड के बाद से मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं हमारे लंग्स कमजोर हो गए हैं, और उससे खांसी जो इन जनरल हम 3 से 5 दिन में ठीक कर देते थे, हमें भी 7 दिन 10 दिन लग जा रहे हैं। तो आप खांसी से बचने के लिए सिंपल रेमेडी यह है कि आप छोटी काली हरड़, ये कहीं से पंसारी के यहां से ले लीजिए, हरड़, फिर से छोटी वाली काली हरड़, बड़ी हरड़ पीली होती है, आप छोटी काली हरड़ लीजिए, उसको चूसिए। आप साबुत काली मिर्च को चूसिए। आपको लौंग माफिक है तो लौंग चूसिए। ये चूसते रहिए, मुंह में रखिए, और साथ में सीतोपलादी चूर्ण किसी अच्छी कंपनी का, मैं तो अभ्रमोल देता हूं, उसमें सीतोपलादी के साथ में अबरक है, स्फटिका है, टंकण है, बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन आप अपने आसपास के स्टोर से अभी तुरंत के लिए तो कम से कम सीतोपलादी चूर्ण ले आइए। सीतोपलादी चूर्ण को आधा चम्मच शहद में मिलाकर के सुबह शाम खाइए, और ये जो चीजें मैंने बताई इन्हें चूसिए, तो आपको आराम हो जाएगा। वो मेरा मित्र जिसको वास्तव में सीतोपलादी ये सब खा के आराम नहीं आया, तो उसको मैं विदाउट हेजिटेशन कह रहा हूं, वो हमारे यहां फोन करके अभ्रमोल पाउडर, अभ्रमोल, ये आप वापिस से इस प्रोग्राम को देख सकते हैं। खांसी का सबसे अचूक नुस्खा है हमारा अभ्रमोल पाउडर, उसको आधा चम्मच सुबह शाम खाना है। अथकफ सिरप को 2 चम्मच आधा कप गर्म पानी में, तेज गर्म पानी में, चाय की माफिक आप पीजिए, गर्म गर्म पानी, उसमें 2 चम्मच अथकफ डाल करके। ऐसे ही अथकफ टैबलेट है, उनको चूसिए। मुझे लगता है कि इन 3 दवाओं से आपकी खांसी जो बहुत तंग कर रही है वो ठीक हो जाएगी। एक चीज और बताना चाहूंगा, जुकाम के लिए एक दवा सुथ्रो, सुथ्रो, सू मीन्स अच्छा कर दे आपके थ्रोट को, उसको बोलते हैं सुथ्रो। 2 टैबलेट सुबह शाम चूसनी है, ये चूसिए। और जिनको बार बार छींकें आती हैं, नाक बहती है, हर समय गला खराब हो जाता है, हर समय जुकाम हो जाता है, वो सुथ्रो टैबलेट ले ले। और अपने, ये वही वाली बात है, छींक छींक के क्यों हो परेशान, जब हमारे पास है समाधान, और सिंपल समाधान, केवल सुथ्रो टैबलेट मंगाइए, वो चूसिए। अगर आप बहुत अधिक परेशान है, आपको रोज सिट्रेजिन, एलेग्रा, मोंटेर एलसी ये सब खाना पड़ रहा है, तो अभ्रमोल। नाक बंद रहती है तो श्वास कुठार साथ में, नाक बहती है टिश्यू रुमाल ले लेके तंग आ गए तो लक्ष्मी विलास साथ में। अरे भाई 1 महीना खा के तो देखिए, 1 महीना, 1 महीना, और देखिए आपको कितना लाभ होता है। नहीं खाना आपको मत खाइए, घर पे बनाना चाहते हैं बनाइए। नोट कीजिए, आपको 50 ग्राम काली मिर्च लीजिए, 150 ग्राम प्रसाद वाले बताशे लीजिए, 50 ग्राम काली मिर्च, 150 ग्राम बताशे मिला करके पाउडर तैयार कीजिए,
और हल्दी वाले दूध से, हल्दी वाला दूध कैसे बनेगा? 1 कप दूध लेंगे, आधा कप पानी डालेंगे, आधा चम्मच से चौथाई चम्मच जितना आपको डालना है। आप किचन में जो हल्दी सब्जी में डालते हैं वो डालिए, अच्छे से उबाल दीजिए। वो 1.5 कप का जब 1 कप रह जाए तो छान करके उस हल्दी वाले दूध से काली मिर्च बताशे का जो पाउडर तैयार किया 1 चम्मच वो लेना शुरू कीजिए। कुछ दिन लगातार लीजिए। आपकी जो एलर्जी की वजह से बार बार आपका गला पकड़ा जाता है, आपको छींकें आती हैं, आपको जुकाम बन जाता है, वो सब बंद हो जाएगा। बहुत सारी चीजें हैं हमारे पास। आपको घर का करना है तो आप काली मिर्च और बताशे का पाउडर हल्दी वाले दूध के साथ रात में लेना शुरू कीजिए। लेकिन फिर मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा आपसे, मित्र बनकर रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आप सुथरो टैबलेट जरूर मंगा लीजिएगा। 2-2 टैबलेट सुबह शाम आपको चूसनी है। और अगर दवा साथ में जोड़ना चाहें इनिशियली तो अभ्रमोल और लक्ष्मी विलास ये मंगा लीजिए, आपका जुकाम मुकाम सब ठीक हो जाएगा। राकेश जी क्या कह रहे थे? कुछ अच्छा कह रहे थे, ऊपर चले गए, कोई बात नहीं। पूजा जैन जी नमस्ते। दिनेश वर्मा जी, इंग्वेनल हर्निया है प्राइमरी स्टेज का। एक हर्निया होता है, ये हमारे लोअर एब्डोमेन में आप देखेंगे तो नीचे हमारी आंतें निकलनी शुरू हो जाती हैं। वैसे तो एक सर्जिकल कंडीशन है, लेकिन वो व्यक्ति जो पेट को साफ रखता है, नंबर 2 गैस नहीं बनने देता, तो उसको बहुत जल्दी से सर्जरी की आवश्यकता नहीं है। तो वर्मा जी आप मेक श्योर कि आपका पेट साफ हो रहा है, आपको गैस नहीं बन रही है, तो आपको इनिशियल स्टेज पे जो है वो किसी भी तरह से सर्जरी की ओर जाना नहीं है। हाँ, एक चीज हमने अनुभूत किया है कि इस तरह के पेशेंट को कैस्टर ऑयल, एरंड का तेल, इंग्वेनल हर्निया जिसमें आपको पेट के निचले हिस्से में थाइज के पास गांठ सी बन जाती है, वो गांठ नहीं होती, बेसिकली वहां की मसल्स फट जाती हैं और हमारी इंटेस्टाइन नीचे उतर के आती हैं। इस तरह का जो पेशेंट है वो जब खड़ा होता है तो वो सूजन सी उसको नजर आती है, जब वो लेट जाता है उसको दबाता है तो वो सूजन खत्म हो जाती है। ये पहचान है हर्निया की। तो आप कैस्टर ऑयल, एरंड का तेल उस जगह पे रोज मालिश कीजिए सुबह शाम, और गैस मत बनने दीजिए। ईश्वर की अगर कृपा हुई तो आपका हर्निया ऐसे ही ठीक हो जाएगा। और ये नेहा शर्मा क्या लिख रही है जी? नेहा शर्मा आईटीपी की बीमारी है। आईटीपी से आई थिंक नेहा आपका मतलब इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपिनिया होगा, यानी कि इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपिनिया एक वो कंडीशन जिसमें प्लेटलेट्स डाउन हो जाती हैं और ब्लीडिंग टेंडेंसीज होती हैं। तो नेहा आप को डेफिनेटली डॉक्टर्स स्टेरॉइड्स दे रहे होंगे लो डोजेज में, 5 mg की डोज में, ओमनाकोर्टिल या वाइसोलोन या व्हाटएवर। तो कोई आपका जो है स्टेरॉइड ये आईटीपी पेशेंट को चलता है और वो डेफिनेटली नुकसानदायक होता है, नुकसानदायक, लेकिन आपके लिए जरूरी भी है। तो आपको मेरा रिकमेंडेशन है कि कुछ हमारी मेडिसिन होती हैं जो आईटीपी पे बड़ा अच्छा काम करती हैं, आप हमें संपर्क कीजिए। होम रेमेडी नहीं है, आपको कुछ मेडिसिन लेनी होंगी तो आप हमें संपर्क करेंगे तो साइड बाय स्टेरॉइड्स हम अपनी कुछ मेडिसिन आपको चलाएंगे एंड उससे काफी कुछ उम्मीद है कि आपकी जो है वो स्टेरॉइड्स हम छुड़ा पाएंगे। अभिनेंद्र तिवारी जी, कोलेस्ट्रॉल कैसे कंट्रोल करें आयुर्वेद से? अभिनेंद्र तिवारी जी, कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करना है तो आप पहले तो जो गार्लिक, लहसुन होता है उसको आप लेना शुरू करें। गार्लिक हमारा बहुत अच्छा लाइपोलिटिक एजेंट है जो फैट को डिपॉजिट नहीं होने देता, फैट को तोड़ता है। लेकिन लेने का तरीका क्या है कि लहसुन की 4 कलियां, मतलब जैसे क्लोव्स बोलते हैं, उनको लेकर के एक बर्तन में छिलका उतारिए, बर्तन में 4 कली डालिए, क्रश कर दीजिए किसी चीज से, बेलन से क्रश कर दीजिए, चम्मच से क्रश कर दीजिए। फिर इसमें 1 कप दूध और 1 कप पानी डालिए, उबालिए। जब ये 2 कप का 1 कप रह जाए तो छान करके उस दूध का सेवन कीजिए। इसे बोलते हैं लहसुन क्षीर पाक, यानी कि दूध में पकाया हुआ लहसुन, इसका सेवन कीजिए। और 2 दवाएं बिना किसी डर के, अगर आप परमानेंट अपने कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम को ठीक करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम बिल्कुल खत्म हो जाए, तो आपको 2 दवाइयां किसी कंपनी की भी लीजिए, आरोग्यवर्धनी वटी और त्रिफला गुगलू। दोनों सेफ मेडिसिन है, कोई भी ले सकता है। आपको ब्लड प्रेशर है कोई दिक्कत नहीं, आपको हार्ट का बीमारी है कोई दिक्कत नहीं, कोई तकलीफ, आप निश्चिंत होकर लीजिए।
आपको आरोग्यवर्धिनी वटी और त्रिफला गुगलू की 2-2 गोली, ये आपको साइड बाई चलाते रहिए। आप देखेंगे आपको कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम से पूर्ण निजात मिल जाएगा। और आशीष कुमार जी लिखते हैं, मेरी आंखों में हमेशा पीलापन रहता है, LFT नॉर्मल है, कृपया उपाय बताएं। तो पीलापन जो है वो अक्सर हम लोग पीलिया की निशानी, जॉन्डिस जो होता है उसमें होता है। और कभी कभी एनीमिया, जिनको खून की कमी रहती है, उनको भी आंखों में पीलापन रहता है। लेकिन अगर आपका हीमोग्लोबिन भी ठीक है और आपको जॉन्डिस भी नहीं है, तो एक कंडीशन होती है जिसमें आंखों का रंग पीला रहता है, लेकिन उसमें आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है कुछ भी, उसमें कुछ करना नहीं होता। बेसिकली उसमें हम पेशेंट को विटामिन ए खिलाते हैं, तो विटामिन ए के कैप्सूल आपको काफी मिल जाएंगे जो आइज के लिए लेते हैं। तो विटामिन ए आप ट्राई कीजिए और आप देखिए कि आपका हो सकता है कि कलर जो है वो डाउन होना शुरू हो जाए। तो विटामिन ए खाइए अगर आपका हीमोग्लोबिन भी ठीक है और आपका LFT लीवर फंक्शन टेस्ट भी ठीक है। हरेंद्र मलिक जी, अच्छा अभी आपका तो लिया था मैंने क्वेश्चन, लेकिन आपको माइग्रेन भी है, 7-8 साल से माइग्रेन है। तो हरेंद्र जी, माइग्रेन के लिए भी बड़े गौरव के साथ, बड़े गर्व के साथ कहना चाहता हूं कि वो कोई भी मेरा मित्र जिसको माइग्रेन है, वो मेरे पे विश्वास करके आप अपनी दवा हमारे यहां से शुरू कर लीजिए। कितना भी पुराना माइग्रेन क्यों ना हो, इट में टेक 3 months to 6 months, बट आपको क्योर करके मिलेगा। 90% लोग 3 महीने और 100% लोग 6 महीने में माइग्रेन से बिल्कुल बाहर हो जाते हैं। माइग्रेन भी एक ऐसी बीमारी है जिसको बहुत अधिक मिसडायग्नोज किया जाता है। कभी कभी आपको केवल गैस बनती है, आप उसे माइग्रेन बोल देते हैं। कभी आपको केवल मानसिक तनाव रहता है जो आप भी नहीं पकड़ पा रहे हैं, आप उसको माइग्रेन बोल देते हैं। माइग्रेन इज ए न्यूरोवास्कुलर फेनोमेनन, इतनी जल्दी माइग्रेन किसी को नहीं होता। सो आप हमसे बात करें, आपको माइग्रेन से हम छुटकारा दिलाएंगे। आज के लिए इतना ही, इस वादे के साथ कि अगले शनिवार को मैं जरूर 9 बजे आपसे मिलने की कोशिश करूंगा और आपको होम रेमेडीज के माध्यम से और सिंपल खाने के माध्यम से ठीक करने की कोशिश करूंगा। अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। एक बार प्रेयर कर लेते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम धन्वन्तराय नमः। ओम शांति ही शांति ही शांति। सभी को नमस्कार।